हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर भारत में राष्ट्रवाद जो कि क्लास 10th के एग्जाम में इसके कितने अच्छे वेटेज होते हैं क्वेश्चंस के आप सभी जानते हैं। तो भारत में राष्ट्रवाद के अति लघुत्तरीय 1 नंबर का जो क्वेश्चंस होता है ना, अति लघुत्तरीय, तो ये अति लघुत्तरीय का 20 क्वेश्चंस का सीरीज मैंने लाया है। ये 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद में जो लाऊंगा वो लघुत्तरीय का, फिर लाऊंगा मैं दीर्घोत्तरीय क्वेश्चंस का। तो वहां पर इसमें जो भी मैंने 1 लाइनर क्वेश्चंस को यहाँ पर लिखा है 20 क्वेश्चंस में आप करवाऊंगा अभ्यास। और इस अभ्यास के दौरान ठीक है, आप देखोगे यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म्स में भी आपको समझ में आएंगे क्वेश्चन जो भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और आपको बता दें, इसके व्याख्या हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न जब मैं करवाऊंगा वहां पे डिटेल्स में इसके बारे में स्टोरी फॉर्म में मैं लिख करके आपको समझाऊंगा कि 5 नंबर में अगर ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, इनमें से कितने इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 5 नंबर में पूछ दिए जाते हैं, तो उसको मैं दीर्घोत्तरीय क्वेश्चंस के जो सीरीज है उसमें मैं करवा दूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है, अति लघुत्तरीय प्रश्न का ये 20 सीरीज है। चलिए इसका पहला क्वेश्चन का हम अभ्यास करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की व्याख्या। हम सभी जानते हैं भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की व्याख्या करने से पहले आपको बता दें, भारत में ये जो है राष्ट्रवाद की भावना 19वीं सदी के राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। राष्ट्रवाद की भावना का उदय 19वीं सदी में हुआ था। और ब्रिटिश के जो है औपनिवेशिक नीतियों, आर्थिक शोषण, दमनकारी कानून के विरोध में ये उपजे थे। और ये कैसे थे, ये असंतोष की भावना था। ये क्या था, तीव्र असंतोष की भावना था। अगर एग्जाम में ऐसे पूछ दिया जाता है तो आप क्या लिखोगे, भारत में राष्ट्रवाद का उदय ब्रिटिश शोषण, आर्थिक दोहन, अंग्रेजी शिक्षा, प्रेस का विकास, एकीकृत प्रशासन, परिवहन एवं संचार के विकास तथा राष्ट्रीय आंदोलनों के कारण हुआ। भारतीयों में यह भावना जागी कि वे एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। और भारतीयों में क्या भावना जागी कि वो सभी जो हैं एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। अगर आप इस तरह से लिख देते हो एग्जाम में तो आपको फुल नंबर जो है मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का अभ्यास हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप क्या लिखोगे, तो हम सभी जो है क्या लिखेंगे, तो उत्तर यहां देख रहे हो। 1857 का विद्रोह भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला व्यापक जन आंदोलन था। इसमें सैनिक, किसान, जमींदार और शासक वर्ग सभी शामिल हुए थे। इसका उदय विदेशी शासन को समाप्त करना था, इसलिए इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कहा जाता है। और ये जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, हम सभी जानते हैं। वो कहने वाले व्यक्ति का नाम, उनका नाम क्या था, वीडी है ना, सावरकर। वीडी सावरकर ने इसको क्या कहा था, ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। भारत का ये क्या है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं, किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, क्यों कहा, है कि नहीं, तो वीडी सावरकर ने कहा क्योंकि 1857 का विद्रोह में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला व्यापक जन आंदोलन था। इसमें सैनिक, किसान, जमींदार, शासक वर्ग शामिल हुए थे। इसका उद्देश्य विदेशी शासन को समाप्त करना था, इसलिए इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो अगर आप इस तरह से लिख देते हो तो आपको एग्जाम में नंबर मिलेगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, तो अगर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है एग्जाम में तो आप किस तरह से लिखोगे, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीयों को एक मंच देने, राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने और ब्रिटिश सरकार के सामने भारतीय समस्याओं को रखने के लिए की गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई या क्यों हुई, है ना, तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीयों को एक मंच देने, राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने और ब्रिटिश सरकार के सामने भारतीय समस्याओं को रखने के लिए की गई। तो यहाँ पर एग्जाम में और भी कुछ पूछा जा सकता है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो हम सभी जानते हैं 28 दिसंबर 1885 को कहां हुआ था, बॉम्बे, फिलहाल का मुंबई, है कि नहीं। किनके द्वारा हुआ था, तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसे हम A.O. ह्यूम के नाम से जानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किनके द्वारा हुई, तो A.O. ह्यूम के द्वारा हुई, है ना, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 28 दिसंबर 1885 को की गई थी, है ना। अगर एग्जाम में
पूछा जाता है। अगर आप इस तरह से लिख देते हो तो आपको फुल मार्क्स इसके मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। महात्मा गांधी के आगमन ने भारतीय राष्ट्रवाद को कैसे प्रभावित किया? तो इसका अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इस तरह से तो आप क्या लिखोगे? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह, अहिंसा और जन आंदोलनों के माध्यम से राष्ट्रवाद को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने किसानों, मजदूरों और महिलाओं को आंदोलन से जोड़ा। तो महात्मा गांधी के आगमन ने भारतीय राष्ट्रवाद को कैसे प्रभावित किया? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह, अहिंसा, जन आंदोलन के माध्यम से राष्ट्रवाद को जन जन तक पहुंचाया और उन्होंने किसानों, मजदूरों और महिलाओं को आंदोलन से जोड़ा। अगर इस तरह से लिख देते हो तो इसका नंबर आपको एग्जाम में मिलेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हो आप? चंपारण सत्याग्रह का वर्णन कीजिए। तो इसके बारे में क्लास के अंदर हमने आपको डिटेल्स में बता रखा है। अगर आपसे ये लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय में पूछते तब कैसे लिखोगे? चंपारण सत्याग्रह का वर्णन कीजिए। तो चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में चंपारण में नील की जबरन खेती के विरुद्ध गांधी जी ने सत्याग्रह किया। इससे किसानों को राहत मिली और यह भारत का पहला सफल सत्याग्रह बना। राजकुमार शुक्ल के ये जो है नेतृत्व में ये हुआ था। गांधी जी जो है इसके नेता थे, प्रमुख नेता थे, है ना। तो चंपारण सत्याग्रह का वर्णन कीजिए अगर पूछता है तो 1917 में चंपारण में नील की जबरन खेती के विरुद्ध, है कि नहीं, जिसे तिनकठिया पद्धति के नाम से भी हम लोग जानते हैं, में गांधी जी ने सत्याग्रह किया। इससे किसान को राहत मिली और यह भारत का पहला सफल सत्याग्रह जो है बना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। खिलाफत आंदोलन क्या था? ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है तो हमने क्लास में इसके बारे में बता रखा है। खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा के समर्थन में मुसलमानों द्वारा चलाया गया आंदोलन था, जिसे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से जोड़ा। तो अगर एग्जाम में इस तरह से आते हैं तो आप इसको जो है लिख दोगे। ठीक है, ये लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय में अगर पूछ देता है तो खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा के समर्थन में मुसलमानों द्वारा चलाया गया आंदोलन था, जिसे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से जोड़ा। और हिंदुस्तान के अंदर, हमारे भारत के अंदर 2 मुस्लिम भाई थे, है कि नहीं, अली बंधु के नाम से उन्हें जानते हैं। मोहम्मद अली, शौकत अली ने इसको समर्थन किया था, है ना, इस आंदोलन को जो है प्रसार किया था, जिसमें बाद में गांधी जी आकर के जुड़े, है कि नहीं। गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन से बाद में जोड़ दिया। तो खिलाफत आंदोलन अगर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख देते हो तो आपको फुल नंबर मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? असहयोग आंदोलन के कारणों की व्याख्या कीजिए। असहयोग आंदोलन के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो हम सभी जानते हैं, क्लास में भी मैंने इसको बताया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, खिलाफत मुद्दा और ब्रिटिश शोषण के कारण असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था, है कि नहीं। और रॉलेट एक्ट, तो रॉलेट एक्ट कानून भी हमने आपको बता रखा है। रॉलेट एक्ट जो कि काला कानून गांधी जी ने इसको कहा। और ये जो तुर्की का विभाजन, टर्की का विभाजन, ओटोमन साम्राज्य का जो विघटन किया गया, खलीफा का पोस्ट को समाप्त किया गया, उसके विरोध में खिलाफत मुद्दा और ब्रिटिश शोषण के कारण असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ब्रिटिश जो है शोषण के कारण क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन के कारणों की व्याख्या कीजिए अगर पूछता है तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, खिलाफत मुद्दा और ब्रिटिश शोषण के कारण असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है इस तरह से लिखोगे तो नंबर मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो? असहयोग आंदोलन की मुख्य विशेषताएं बताइए। सर, तो इस अगर ये पूछा जाता है तो आप क्या लिखोगे? असहयोग आंदोलन की मुख्य विशेषताएं बताइए अगर पूछ देता है तो क्या लिखोगे? उत्तर, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का त्याग, खादी का प्रचार और शांतिपूर्ण विरोध जो है इसका मुख्य विशेषता थी। हम सभी जानते हैं असहयोग आंदोलन की अगर बात करें तो ये 1920 से लेके 1922 तक ये चला था। 1920 से लेकर के 1922 तक चला था, जब गांधी जी को 10 मार्च 1922 को चौड़ा चौड़ी हत्याकांड के बाद, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था, इसके बाद इसको वापस ले लिए थे। तो आप ध्यान रखेंगे कि असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये पहला वास्तविक जन आंदोलन था, जिसकी मुख्य विशेषता क्या था? अहिंसक तरीके से ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग न करना। एग्जाम में अगर पूछा जाता है, अगर आप इस तरह से लिख देते हो तो क्या होगा? आपको पूरे नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो असहयोग आंदोलन के बारे में हमने क्लास में बता रखा है, आपको ध्यान होगा। ये जो मैं बता रहा हूँ ये रिवीजन टाइप के नोट्स हैं। इससे क्या होगा? आपको इस पूरे लेक्चर को देखने के बाद
आपको किसी तरह की परेशानियां, कंफ्यूजन नहीं होंगे। और यहाँ पर आपको हम बता दें, ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको इतने हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या देखने को मिल रहा है, असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया, अगर ये पूछेगा तो मैं अभी भी बता दिया हूं आपको। असहयोग आंदोलन 1922 में चौरी चौरा की हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। बाद में गांधी जी को जेल हो गया है कि नहीं, और 6 साल की सजा सुना दी गई, लेकिन गांधी जी 1924 में जेल से बाहर आ गए। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया था। तो असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया गया अगर पूछा जाता है, तो 1922 में चौरा चौरी की हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसको समझा है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, स्वदेशी आंदोलन का महत्व बताइए। स्वदेशी आंदोलन का महत्व बताइए अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे उत्तर, स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय उद्योगों को बढ़ावा दिया और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से राष्ट्रीय चेतना को मजबूती मिली। हम सभी जानते हैं स्वदेशी आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 क्या है, 1905 से 1911, 1905 से 1911 है कि नहीं। बंगाल के विभाजन, इसका संबंध कहां से है, बंगाल के विभाजन से है, बंगाल का विभाजन, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1911 जो बंगाल के विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था, ध्यान रखना है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसमें मुख्य महत्व की अगर हम बात करें, इसके मुख्य महत्व की अगर हम बात करें तो आत्मनिर्भरता, स्वदेशी को बढ़ावा देना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी उद्योगों का विकास और राष्ट्रीय चेतना को मजबूती करना था। और आप इस तरह से लिख सकते हो या आप ऐसे लिख दो, स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय उद्योगों को बढ़ावा दिया और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से राष्ट्रीय चेतना को मजबूती मिली। ये मेन था, ठीक है, ये ध्यान रखना है, बस ये ध्यान रखना है। ये बंगाल विभाजन के साथ इसका संबंध है क्योंकि 1905-1911 में बंगाल का विभाजन के विरोध में ये शुरू हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है स्वदेशी आंदोलन का जो है शुरुआत क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो बंगाल के विभाजन के विरोध में शुरू हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसका मुख्य महत्व आत्मनिर्भरता, स्वदेशी को बढ़ावा देना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी उद्योगों का विकास और मतलब स्वदेशी वस्तुओं का विकास और राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण बताइए। तो यहां पर अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो आप क्या लिखोगे, साइमन कमीशन, पूर्ण स्वराज की मांग, नमक कानून और ब्रिटिश दमन के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण बताइए। तो साइमन कमीशन, पूर्ण स्वराज की मांग, नमक कानून और ब्रिटिश दमन के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हुआ, शुरू हुआ। ये कब शुरू हुआ था, तो महात्मा गांधी के द्वारा 1930, याद रखें 1930 में शुरू हुआ था, है कि नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और याद रखें ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की दमनकारी नीतियों के विरोध में अहिंसक विद्रोह था और इसके प्रमुख कारण क्या थे, नमक पर कर से जो है मुक्त करना, ठीक है। उसके बाद पूर्ण स्वराज, ये याद रखेंगे क्या था, पूर्ण स्वराज था। और क्या कह सकते हैं हम लोग, 1929 जो है ना, 1929 में क्या हुआ था, आर्थिक मंदी, क्या हुआ था, आर्थिक मंदी का जो प्रभाव था, का प्रभाव है ना। और इसके बाद 1929 में क्या हुआ था, आर्थिक मंदी का प्रभाव था, साइमन कमीशन का विरोध था। और क्या था, साइमन कमीशन का विरोध। और क्या था, ध्यान रखें, अगर एग्जाम में आता है तो आप लिख सकते हो साइमन कमीशन, साइमन गो बैक आप सुने होंगे, है ना, क्लास के अंदर हमने पढ़ाया भी था, है ना। साइमन कमीशन का विरोध, साइमन कमीशन का विरोध, ये ध्यान रखेंगे। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण बताइए अगर पूछा जाएगा तो महात्मा गांधी द्वारा, है कि नहीं, यहाँ पे देखिए साइमन कमीशन, पूर्ण स्वराज की मांग, नमक कानून और ब्रिटिश दमन के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। अगर इसमें आप इसको थोड़ा और बड़े, है कि नहीं, दीर्घोत्तरीय बनाना चाहते हो तो आप लिख सकते हो महात्मा गांधी द्वारा 1930 में शुरू हुआ था, है कि नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की दमनकारी नीतियों के विरोध में ये क्या था, एक अहिंसक विद्रोह था। इसके प्रमुख कारण में नमक पर क्या था, कर, नमक पर क्या था, कर था, लगा दिया। पूर्ण स्वराज, है कि नहीं,
पूर्ण स्वराज की मांग थी। क्या थी? पूर्ण स्वराज की मांग। उसके बाद क्या था? 1929 का आर्थिक मंदी का प्रभाव था, साइमन कमीशन का विरोध था। ये सभी जो है इसके अंदर आ जाएंगे। ये दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबनी अवज्ञा आंदोलन के कारण बताइए पूछेगा, आप इस तरह से लिख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दांडी मार्च का महत्व समझाइए। तो अगर ये पूछ देता है दांडी मार्च का महत्व तो आप लिख सकते हो 1930 में गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर दांडी मार्च किया, इससे सबनी अवज्ञा आंदोलन को व्यापक जन समर्थन मिला। दांडी मार्च की महत्व समझाए अगर पूछेगा तो 1930 में गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर दांडी मार्च किया, इससे सबनी अवज्ञा आंदोलन को व्यापक ढंग से क्या हुआ? जन समर्थन मिला। हम सभी जानते हैं। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस जो है आप ऑब्जेक्टिव में बना सकते हो या इसको दीर्घोत्तरीय भी बना सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आएगा? दांडी मार्च का महत्व समझाइए। तो दांडी मार्च कब हुआ था? हम सभी जानते हैं 12 मार्च है कि नहीं से लेकर 6 अप्रैल, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक, और ईस्वी 1930, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक ये हुआ था, है ना। तो महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश नमक कानून के विरोध में किया गया था। यह एक ऐतिहासिक अहिंसक ढंग से किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। और ये स्टार्ट कहां से हुआ? हम सभी जानते हैं कहां से? साबरमती। कहां से? साबरमती से ये दांडी तक, साबरमती से ये दांडी तक। इसकी डिस्टेंस कितनी थी? तो 388 किलोमीटर। 388 किलोमीटर की ये क्या थी? पद यात्रा थी। ये सबनी अवज्ञा आंदोलन को पूरे देश में फैला दिया था। इसने भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया, एकता बढ़ाई और औपनिवेशिक शासन का नींव हिला दिया था। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दांडी मार्च का महत्व समझाइए अगर पूछेगा तो फटाक से इस तरह से अगर लिख देते हो नंबर मिल जाएगा। दांडी मार्च कब से कब हुआ? तो हम सभी जानते हैं 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 1930 में ये हुआ था। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक ये हुआ। साबरमती से दांडी तक का डिस्टेंस कितना था? 388 किलोमीटर का ये क्या था? पद यात्रा था। तो एग्जाम में आप किसी भी तरह से अगर आपसे पूछा जाता है तो आप यहां से गलती नहीं करोगे, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, ये हम उम्मीद करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो? भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या लिखोगे? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरुद्ध में ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। ध्यान रखें क्या लिखेंगे। तो ये जो 1942 देख रहे हो ना, तो इसका डेट भी पूछ देता है कभी कभी। तो हम सभी जानते हैं 8 अगस्त 1942। अगर डेट पूछेगा तो 8 अगस्त 1942 आप लिखोगे, ठीक है। ये कहां शुरू हुआ? तो हम सभी जानते हैं तो ये शुरू हुआ था मुंबई में। ये कहां शुरू हुआ था? मुंबई में शुरू हुआ था, ठीक है। और एक निर्णायक जन आंदोलन था जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को तत्काल समाप्त करना, पूर्ण भारत के अंदर क्या चाहिए? पूर्ण स्वतंत्रता दिलाना, क्रिप्स कमीशन की। और देखिए एक बात और ध्यान रखना है कि इसका जो है मेन जो इफेक्ट पड़ा था ना, क्रिप्स मिशन की विफलता था। दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बढ़ती महंगाई, आर्थिक संकट, जापानी आक्रमण के खतरे थे। और इसी के बीच गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने दिमाग लगाया और गांधी जी ने क्या किया? डू और डाई का नारा दिया। डू और डाई का नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया, है कि नहीं। और यह आंदोलन शुरू किया। भारत छोड़ो आंदोलन क्या किया? शुरू किया। भारत छोड़ो आंदोलन क्या किया? शुरू किया। ये इसका नारा क्या था? ध्यान रखें, करो या मरो, करो या मरो इसका नारा था भारत छोड़ो आंदोलन का। एग्जाम में अगर पूछेगा तो आप इस तरह से लिखोगे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरुद्ध में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। तो ये शुरू कब हुआ? 8 अगस्त 1942 को। कहां शुरुआत हुई? मुंबई में। इसका नारा किया था डू या डाई, करो या मरो। तो करो या मरो किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं अगर एग्जाम में यहां से किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देख पा रहे हो आप? भारत छोड़ो आंदोलन की मुख्य विशेषताएं बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन की मुख्य विशेषताएं बताइए अगर पूछता है तो आप क्या लिखोगे? उत्तर, करो या मरो का नारा, जन आंदोलन, भूमिगत गतिविधियां और व्यापक जन भागीदारी इसकी विशेषताएं थी। एग्जाम में अगर आता है भारत छोड़ो आंदोलन की मुख्य विशेषताएं बताइए तो आप क्या लिखोगे? उत्तर लिखोगे, फिर लिखोगे करो या मरो का नारा, जन आंदोलन, भूमिगत गतिविधियां और व्यापक जन भागीदारी इसकी विशेषताएं थी। चलिए हम उम्मीद करते हैं अगर पूछा जाता है आप इसके आंसर लिखोगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो? तो क्वेश्चन देख रहे हो
जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव बताइए। तो उत्तर क्या लिखोगे? इस घटना ने भारतीयों में गहरा आक्रोश पैदा किया और राष्ट्रवादी आंदोलन को नई दिशा दी। तो हम सभी जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। हम सभी जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो हम सभी क्या जानते हैं? 13 अप्रैल है ना 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में ये क्या था? ये जो मतलब नरसंहार था ना, ये नरसंहार की जनरल डायर ने क्या किया था? निहत्थों पर गोलियां चला दी थी। निहत्थों पे क्या किया था? गोलियां चला दिया गया था। बहुत सारे लोग मारे गए थे। और इस आंदोलन के बाद क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, मार्ग प्रशस्त हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक ये चला था। चोरा चोरी कांड के बाद ये भी रुक गया था। ठीक है, गांधी जी इसे वापस ले लिए थे। ध्यान रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव बताइए। तो इस घटना ने भारतीयों में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया, राष्ट्रवादी आंदोलन को नई दिशा दी। तो राष्ट्रवादी आंदोलन असहयोग आंदोलन हुआ। ये घटना कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ। पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था ये। ठीक है, बैसाखी का दिन था और क्लास में इसके बारे में पूरे तरह से हमने डिटेल्स में समझाया है। ठीक है, अच्छे से समझाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हो? सुभाष चंद्र बोस का राष्ट्रवाद में योगदान बताइए। सुभाष चंद्र बोस का राष्ट्रवाद में योगदान अगर पूछता है तब क्या लिखोगे? उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया और सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से स्वतंत्रता का प्रयास किया। उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। आजाद हिंद फौज का क्या किया? गठन किया और सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से स्वतंत्रता का प्रयास किया। तो आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया। ध्यान रखेंगे। तो उन्होंने, अगर पूछा जाता है राष्ट्रवाद में योगदान, तो उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया और सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से स्वतंत्रता का प्रयास किया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हो? भारतीय महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। मतलब आंदोलन में भारतीय महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो हम सभी जानते हैं उत्तर इसका क्या लिखेंगे? सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली, कस्तूरबा गांधी जैसे महिलाओं ने आंदोलनों में क्या किया था? सक्रिय भागीदारी निभाई थी। अगर लिख देंगे इतना बात तो आपको नंबर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हो? किसानों के आंदोलनों का राष्ट्रवाद में योगदान बताइए। किसानों के आंदोलन का राष्ट्रवाद में योगदान बताइए। तो यहाँ पर अगर ये पूछा जाता है, खेरा, बारदौली और चंपारण आंदोलनों ने किसानों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। तो किसानों के आंदोलनों का राष्ट्रवाद में योगदान बताइए। तो खेरा, बारदौली और चंपारण के आंदोलन ने किसानों को राष्ट्रवादी आंदोलन से, राष्ट्रीय आंदोलन से, ठीक है, क्या किया? जो, क्योंकि हम सभी जानते हैं चंपारण 1917 में क्या हुआ था? चंपारण 1917 में हुआ था। बारदौली 1928 तक ये जो है आंदोलन ने किसानों को औपनिवेशिक शोषण, जमींदारी प्रथा, उच्च करों के खिलाफ क्या किया था? एकजुट किया था। और ये जो आंदोलन है ना, तो इन आंदोलनों ने गांधीवादी विचारधारा का प्रसार किया, ग्रामीण भारत तक ये क्या किया था? पहुंचाया था, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को एक व्यापक अखिल भारतीय स्वरूप मिला था। ये ध्यान रखेंगे क्योंकि हम सभी ने इसको अच्छे से क्लास के अंदर समझा था। तो किसानों के आंदोलनों का राष्ट्रवाद में योगदान, खेरा, बारदौली, चंपारण आंदोलनों ने किसानों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। अगर ये पूछा जाता है तो आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आप लिख सकते हो। ये सारे प्रश्न जो मैं करवा रहा हूँ ये कैसे प्रश्न है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। भारत में राष्ट्रवाद के कैसे प्रश्न है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं क्या करवाऊंगा? मतलब लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, है कि नहीं? ये सारे प्रश्न चलेंगे, है कि नहीं? भारत में राष्ट्रवाद का ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो भी बनने, वन लाइनर क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे यहाँ से बन जाएंगे। इसके बाद आपको मैं लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा, उसके बाद मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जो है सीरीज लाऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो? मजदूर आंदोलनों की भूमिका समझाइए। मजदूर हड़तालों और यूनियनों ने ब्रिटिश आर्थिक शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। मजदूर आंदोलनों की भूमिका समझाने के लिए अगर कहेगा तो आप क्या लिखोगे? अति लघु उत्तरीय में मजदूरों, हड़तालों और यूनियनों ने ब्रिटिश आर्थिक शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। ठीक है, अगर इतना लिख दे तो आपको नंबर मिल जाता है। तो मजदूर आंदोलनों की भूमिका समझाइए अगर पूछेगा तो क्या लिखोगे? हम सभी जानते हैं इसका मुख्य उद्देश्य औपनिवेशिक काल। अब देखिए मजदूर आंदोलन क्या था? तो मजदूर आंदोलन का ही मुख्य उद्देश्य था
औपनिवेशिक काल से ही मजदूरों के शोषण को कम करना था। बेहतर वेतन, क्योंकि वेतन नहीं मिलते थे, गिरमिटिया मजदूरी था उनके साथ हो गया, है कि नहीं। काम में निश्चित घंटे और सुरक्षा सुनिश्चित करना था, है कि नहीं। और यह आंदोलन कैसा था, पूंजीवाद के विरोध था। समझ गए कि नहीं बात। तो आप मजदूर आंदोलन की भूमिका इस तरह से समझा सकते हैं। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है ना इस लेक्चर का हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हो आप, आदिवासी आंदोलनों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आदिवासी आंदोलनों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसका क्या लिखोगे, संथाल, मुंडा और कोल आंदोलनों ने अंग्रेजी शासन और जमींदारी प्रथा का विरोध किया। इतना लिखोगे आपको नंबर मिल जाएगा। आदिवासी आंदोलनों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। संथाल, मुंडा और कोल आंदोलनों ने अंग्रेजी शासन के जमींदारी प्रथा का विरोध किया, ये ध्यान रखना। और इसके बारे में ये जितने क्वेश्चन आप बताए हो ना, मतलब हम आपको बताए हैं ना, ये सारे क्वेश्चंस के बारे में जब दीर्घोत्तरीय क्वेश्चंस का मैं सीरीज लाऊंगा वहां पे मैं अच्छे से डिटेल्स में इसके बारे में, ये सारे क्वेश्चंस के बारे में स्टोरी वाइज में लिख करके दे दूंगा कि दीर्घोत्तरीय में अगर क्वेश्चन आते हैं, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं इसी तरह से, है ना, तो आप किस तरह से आप इसके आंसर को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 20 नंबर क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चंस का सीरीज ये खत्म हुआ। अगले जो है क्वेश्चंस के सीरीज में हम देखेंगे लघुत्तरीय क्वेश्चन को, फिर उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मैं करवा ही दिया था। चलिए, अगर आपने बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, कमेंट्स नहीं किया, जरूर करें। अगर आपको समझ में आया है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।